प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। यह आपका पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई यानी कि सेल। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, कोशिका, जैसे कि ये चित्र देख रहे हैं, ये कोशिका की रचना है। देखिए, प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है, जो जीव का शरीर जो होता है वह कैसा बना होता है, तो कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, तो इसीलिए कोशिका को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जीवन की आधारभूत इकाई के नाम से। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जीवन की आधारभूत इकाई कहते हैं। और ये हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं संपादित करते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के इसमें पढ़ेंगे किस तरह से इसमें कार्य होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना है। ठीक है, बना होता है, और कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना, ठीक है, और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं कि इसे आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई कह सकते हैं किसको, कोशिका को, क्योंकि जीव का शरीर किसका बना होता है, तो कोशिकाओं का बना होता है। और कोशिकाओं का बना होगा, जैसे मान लीजिए एक दीवार होता है, तो दीवार जो खड़ा किया जाता है एक बिल्डिंग, उसमें ईंट जोड़कर न बनाया जाता है, यानी कि ईंट जो है ना, तो ईंट एक तरह का क्या काम कर रहा है, तो उसी तरह से ईंट जो है अगर ईंट नहीं लगाया जाए तो दीवार नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हमारे शरीर में कोशिकाओं के कारण ही हमारे शरीर का विकास होता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, जीवन की आधारभूत और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। आधारभूत, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं इसे। ठीक, कोशिका जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म से बनी एक रचना है। ये किसकी बनी होती है, प्रोटोप्लाज्म से बनी एक रचना होती है, जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इसमें जो रासायनिक तत्व होते हैं वो किस रूप में रहते हैं, यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। अकार्बनिक यौगिक मुख्यतः जैसे जल हुआ, लवण के रूप में, तथा कार्बनिक यौगिक मुख्यतः प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में रहते हैं। ठीक है, यानी कि अकार्बनिक यौगिक जैसे जल, लवण हुआ, ये सब रहते हैं, और कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में इसमें रहते हैं। कोशिका में यह जीव द्रव एक छिद्रयुक्त चयनात्मक पारगम प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। ठीक है, ये किस तरह से घिरा हुआ होता है, तो ये प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। यह जीव द्रव एक छिद्रयुक्त, कोशिका में जो जीव द्रव रहता है एक छिद्रयुक्त चयनात्मक पारगम प्लाज्मा झिल्ली से घिरा रहता है, एवं इनके बीच एक केंद्रक होता है। इनके बीच में क्या होता है, ये केंद्रक होता है। आगे ये समझेंगे। ठीक है, ये झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, ठीक है, उसके बाद केंद्रक क्या होता है, इनके बारे में इसमें आगे हमें पढ़ना है, समझना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोशिकाओं में विभिन्नता, यानी कि कोशिका आपको अलग अलग प्रकार की दिखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आकृति दिखाई गई है, यहाँ पे पहला है क्लेमाइडोमोनस, ये उसकी कोशिका है, ये जीवाणु की कोशिका है ना। ल्यूकोसाइट की है, तंत्रिका कोशिका है, ये मनुष्य में पाया जाता है, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है, अमीबा है, मेंढक की लार की रक्त कोशिका है। तो इस तरह आप यहाँ पे जो आकृति देख रहे हैं, ये अलग अलग रूप की, अलग अलग आकार की आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और यह अलग अलग संख्या में जीवों में मौजूद रहती है, ये जीवों में अलग अलग संख्या में मौजूद रहती है। ठीक है, ठीक, अगर हम लोग बात करें सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है, सबसे छोटी कोशिका जो होगी वो कोशिका 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। 0.1 माइक्रोमीटर मतलब बहुत ही छोटी, कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर। ये किसका होता है, तो ये होता है प्लूरो न्यूमोनिया। ठीक है,
प्लूरोनिमोनिया की कोशिका 0.1 माइक्रोमीटर की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वह 170 गुना 135, ठीक है, मिलीमीटर तक की होती है। ये किसकी होती है? तो ये शुतुरमुर्ग की होती है। ये शुतुरमुर्ग की होती है। शुतुरमुर्ग का सबसे बड़ा कोशिका होता है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। यह एक कोशिका का बना होता है और ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। देख रहे हैं ना, 170 इंटू 135 मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर जीवाणुओं की कोशिका की बात करेंगे, जीवाणुओं की कोशिका की बात करें तो यह 1 माइक्रोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक इनका व्यास होता है, ठीक है। इनका व्यास 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। और यहाँ जो तंत्रिका कोशिका देख रहे हैं, ये मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है, ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये सब कोशिका की जो विभिन्नता दिख रहे हैं, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो एक ही कोशिका के बने होते हैं, जैसे ये अमीबा देख रहे हैं ना, अमीबा एक ही कोशिका का बना होता है। और ऐसे जीवों को हम लोग एक कोशिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कोशिकीय, है ना, एक कोशिकीय जीव, यानी कि यूनिसेलुलर। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर, ठीक है। और जो एक से अधिक कोशिका का बना होता है, जैसे मनुष्य की ही बात करें तो मनुष्य में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये भी मनुष्य में ही पाई जाते हैं। शुक्राणु कोशिका हो गया, तंत्रिका कोशिका हो गया, है ना, ठीक। उसी तरह यकृत कोशिका हो गया, ठीक है, वसा कोशिका हो गया, ये सब मनुष्य में पाए जाते हैं। तो ये मनुष्य में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहेंगे। बहुकोशिकीय मतलब ऐसे जीव जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मौजूद हों, वो क्या कहलाती हैं? बहुकोशिकीय, यानी कि मल्टी सेलुलर, ठीक है। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय का परिभाषा भी लिख लेंगे। और यहाँ पे आपको 3 बातें समझ में ध्यान रखना होगा कि ये रूप में भी अलग अलग दिख रहे हैं। ये कोशिकाएं रूप में भी अलग अलग दिख रही हैं, इनका आकार भी अलग अलग है, देख रहे हैं ना। और ये अलग अलग संख्याओं में जीवों में पाई जाती हैं। ये अलग अलग संख्याओं में भी जीवों में पाई जाती है। जैसे अमीबा बात करें तो ये सिर्फ अकेले एक ही कोशिका का बना होता है, यानी कि ये एक कोशिकीय जीव है। अब देखिए, ये जो न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका जो है, ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा संख्या में मौजूद रहती है। तो लगभग ये तंत्रिका कोशिका की बात करें तो ये 86-87 करोड़ों में चल जाती है, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में होता है। और टोटल अगर हम लोग, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, अगर व्यक्ति कोई 50 केजी का है, मान लीजिए 50 केजी का कोई व्यक्ति है, तो उसमें जो कोशिकाओं की संख्या होगी वो 50 गुना 10 का पावर 15 होती है कोशिकाएं उसमें। देख रहे हैं ना, जैसे अगर मनुष्य की बात करें हम लोग, अगर 50 केजी का कोई मनुष्य है तो उसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 50 गुना 10 का पावर 15, इतने कोशिकाएं पाई जाती हैं, समझ गए ना। तो बहुत ज्यादा कोशिकाओं की संख्या होती है और ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जैसे आपको साइज तो बता ही दिए यहाँ पे। तो चलिए अब इस विभिन्नता को हम लोग इससे समझते हैं। ये 2 उदाहरण देख रहे हैं ना, एक आपका ये रैट है, चूहा है, और एक आपका एलिफेंट है, ठीक है, एलिफेंट है। तो चलिए दोनों में क्या आपको दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ जो आप चूहा देख रहे हैं बहुत ही छोटे आकार का है, और ये हाथी जो है बहुत ही बड़े आकार का है। तो इनका रूप आपको अलग अलग दिख रहा है, ठीक है, और इनका आकार भी आपको अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। इनका साइज भी, ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है। इसका रूप देख रहे हैं छोटे, ये बहुत ही, आप देखिएगा तो इसको छूने पे आपको ये मुलायम लगेगा, ये थोड़ा हार्ड लगेगा। तो इनमें बहुत सारे अंतर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सब जो निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? कोशिकाओं के ऊपर। यानी कह सकते हैं कि इसमें कोशिकाओं की संख्या बहुत कम है, इसमें कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि इसका वजन भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक। तो कोशिका के रूप की तो बात होगी यहाँ से, अब समझ गए, रूप यहाँ से समझ गए। अब इनका आकार भी देख रहे हैं, आकार में भी कंपेयर कर रहे हैं, तो आकार भी बहुत बड़ा है, यानी कि इसमें कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा है चूहे की अपेक्षा। अगली बात क्या आती है कि इसमें इसकी कोशिकाएं जो होंगी, इसकी कोशिकाओं के आकार से छोटी होंगी, तभी इसका आकार भी बहुत बड़ा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपको अंतर सभी जीवों में मिलती है, और इन सब के कारण क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं।
ऐसी विभिन्नताएं आप देखते हैं, अलग अलग तरह के जीव, शेर, बाघ, चीता, ऐसे बहुत तरह के जीव जंतु देखते हैं ना। तो ये सब जितने भी हैं, इनकी कोशिकाओं का आकार अलग होगा, रूप अलग होगा, कोशिकाओं की संख्या अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़ा एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की परिभाषा को समझ लेते हैं। कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, ऐसे जीव एक कोशिकीय कहलाते हैं। जैसा अमीबा है, पैरामीशियम है, तो देखिए ये है आपका अमीबा और ये रहा पैरामीशियम। ठीक है, इन जीवों में जीवन संबंधित सारी कार्य अकेले कोशिका द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, यानी कि जीवन संबंधी इनका कार्य क्या है, श्वसन की क्रिया हुआ, भोजन का पाचन हुआ और शोषण हुआ, है ना, उसका उत्सर्जन हुआ, ये सारा कार्य इन एक ही कोशिका के द्वारा होता है। ये चीजें आगे चल के हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर आपको समझना होगा तो क्लास 10th का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं ये अपनी एक कोशिका द्वारा ही करते हैं, संपादित करते हैं। जबकि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, अनेक कोशिकाओं का ये बना होता है। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाएं समूहित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। कहने का अर्थ है कि इसमें कार्य करने के लिए इनके जीवन संबंधी कार्य यानी श्वसन, उत्सर्जन और शोषण, है ना, तो ये सारा क्रिया जो होता है, ये सारा चीज करने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है और वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलके अंग का निर्माण करती है और वो अंग क्या करता है, अलग अलग कार्य को करता है। इनमें श्रम का विभाजन होता है। ठीक है, एक कोशिका में श्रम का विभाजन नहीं होता है, लेकिन इसमें काम का विभाजन। काम का विभाजन का मतलब यह है, जैसे हम लोगों में पाया जाता है लीवर, है ना, किडनी। ठीक है, तो सबका अलग अलग कार्य रहता है, यानी कि इनमें कार्य बटा रहता है। फेफड़ा होता है ना, में फेफड़ा, ठीक है, यानी कि लंग्स, तो ये सब अलग अलग कार्य संपादित करते हैं, यानी कि इनमें श्रम का विभाजन होता है। ठीक है ना, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। लेकिन एक कोशिकीय में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सारा कार्य एक ही कोशिका द्वारा करते हैं। लेकिन हम लोगों में, जैसे मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य में भी क्या होता है, श्रम का विभाजन होता है। सब अलग अलग अंग अलग अलग कार्य को संपादित करते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधे, जैसे शैवाल हुआ तो शैवाल हुआ, कवक हुआ, है ना, मॉस हुआ, फर्न, तो ये एग्जाम्पल हम फर्न का लिए हैं, ये फर्न है, तो ये बहुकोशिकीय होता है। तथा जंतु इसके उदाहरण, जंतु में बहुत सारे आ जाएंगे ना, देख रहे हैं हाथी, शेर, ये सब आ जाएंगे, जिराफ देख रहे हैं, ये चिड़िया देख रहे हैं, है ना, बाघ देख रहे हैं, मनुष्य भी आ जाएगा इसमें। तो ये जितने भी जंतु होते हैं सब बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा होता है। ठीक है, तो जीवों का विकास यानी कि जैव का विकास इस एक कोशिका द्वारा ही कैसे होता है, तो कोशिका के विभाजन के फलस्वरूप संपन्न होता है। और जैव विकास एक चैप्टर भी है, आप क्लास 10th में जाकर पढ़िएगा कि जैवों का विकास कैसे हुआ, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये सारा चीज उसमें दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो अगर आप ये भी देखें कि कोशिका का जो आकार है और आकृति है अलग अलग होता है, तो ये डिपेंड करता है, ये कार्यों के अनुरूप होता है। ठीक है, जैसा जीव होगा और वो जैसा कार्य करते हैं उन कार्यों पर ही निर्भर करता है उसका आकार और आकृति। ठीक है, कोशिका का आकार और आकृति उनके उन जीवों के कार्यों के ऊपर निर्भर करता है, ये ध्यान में रखेंगे। और जो कोशिका की संख्या है, जीवों में जो कोशिका की संख्या जो होती थी, वो कोशिका की संख्या उस जीव के आकार के ऊपर निर्भर करती है कि उसका आकार कितना है। तो यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से, कोशिका का आकार और आकृति उनके कार्यों पर के अनुरूप होता है, यानी जैसा कार्य करने वाले जीव होंगे उसके अनुरूप होगा। और कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है, यानी कि जैसे ये बड़ा हाथी है तो इसमें कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक होगी। अगर एक चूहा ले ले या कोई छोटा सा एक बिल्ली ले ले, ठीक है, तो इसके अंदर जो कोशिका होगी इसमें बहुत अधिक होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा आकार का है और चूहा या बिल्ली जो है ये बहुत छोटी आकार की है। अब हम लोग बात करेंगे जीवन व्यवस्था के स्तर, है ना, जीवन की व्यवस्था के कैसे स्तर होते हैं उसको समझते हैं। देखिए, प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। इसमें बहुत कुछ ऐसे भी मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है, और वो मूलभूत कार्य क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में ये कोशिकाएं आपस में समूह बनाकर उत्तक का निर्माण करती हैं। यानी कि क्या होता है कि जीवों के शरीर का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है, इसमें बहुत प्रकार की कोशिकाएं होती है। जैसे मनुष्य में अभी आपको देखे थे कि 50 kg के मनुष्य में 50 × 10⁻15
कोशिकाएं होती हैं लगभग। तो ये कोशिकाएं एक ही तरह की नहीं होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और ये अलग अलग कार्य को संपादित करती हैं और ये ग्रुप में रहती है, यानी कि ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार और रूप एक जैसा हो, वो एक जैसा ही कार्य करती है और वो एक समूह बनाकर उत्तक का निर्माण करती है। तो उत्तक क्या होता है? तो एक सी रचना, यानी कि एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाएं, मतलब रचना भी एक होगी और कार्य भी एक ही होगा, और वो एक समूह बनाकर जो कार्य करती है और वो उनका ही समूह, वैसे ही कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। ठीक है, जैसे लिख दिया कि एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। ठीक है, और ये उत्तक उत्तक के समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं तथा जिसका विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होता है, वो अंग कहलाते हैं। यानी कि इसमें आपके शरीर में बहुत सारे अंग, जैसे लीवर देख रहे हैं, अमाशय दिख रहे हैं, है ना, पाचन, है ना, यहाँ देख रहे हैं, छोटी आंत देख रहे हैं, बड़ी आंत देख रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? अंग है, एक तरह के क्या है? अंग है। इसमें अलग अलग तरह की कोशिकाएं होंगी, अलग अलग तरह के उत्तक होंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज पता चला कि कोशिका जो होती है, कोशिका, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके एक उत्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। और बहुत सारे उत्तक मिलके किसका निर्माण करते हैं? अंग का निर्माण करते हैं। ऐसे ये पता चल गया ही ना कि कोशिकाएं जो समूह में रहती हैं एक जैसी होंगी और एक सा कार्य करने वाली, वो उत्तक कहलाएंगी। और बहुत सारे उत्तक, अलग अलग तरह के उत्तक जो एक ही कार्य को संपन्न करते हैं, वो अंग कहलाएंगे। ठीक, बहुत सारे अंग मिलके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का। ठीक है, और यह अंग तंत्र कौन कौन से हो सकते हैं? तो हमारे शरीर में अंग तंत्र में मान लीजिए जो पहला हो जाएगा पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, भोजन के पाचन के लिए होता है। दूसरा है श्वसन तंत्र, नाम से ही पता चला है श्वसन क्रिया के लिए होगा, श्वसन तंत्र। फिर उसके बाद है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण, जिसमें ब्लड है ना, ब्लड सर्कुलेट करता है, संचरण तंत्र। उसी तरह उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो ये सब हमारे शरीर में पाए जाने वाले तंत्र हैं। ठीक है, सिस्टम्स हैं, और इनके बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, पाचन तंत्र किस तरह से होता है, श्वसन तंत्र किस तरह से होता है, ये कार्य किस तरह से करते हैं, इन सब के बारे में हमें क्लास 10th में पढ़ना है। तो यहाँ से आपको पता चल गया एक चीज की कोशिकाएं मिलकर, कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक निर्माण करता है, उत्तकों का समूह मिलकर अंग का निर्माण करता है, और अंग बहुत सारे मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग तंत्र, यानी कि इस तरह के अंग तंत्र जो मिल जाएंगे तो एक जीव का निर्माण होगा। किसका निर्माण होता है? एक जीव का, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, एक व्यष्टि का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सब अंग तंत्र क्या मिलकर बनाते हैं? एक जीव बनाते हैं। समझ गए? अब देखिए, यहां से आपको ये क्लियर हो गया, ये हमारे शरीर में बहुत प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और ये किस तरह से कार्य करती हैं, है ना, कौन कौन सा कार्य करती हैं, इसके बारे में आपको क्लास 10th में ही पढ़ना है। हम लोग क्लास 9th में पर इस कोशिका की रचना को समझेंगे, इनमें कौन कौन सी रचनाएं होती है, कैसे कैसे कार्य होते हैं। ठीक है, हमें इसकी संरचना के बारे में ही क्लास 9th में पढ़ना है, और ये किस तरह का कार्य और कैसे ये फंक्शन करते हैं, इसमें कौन कौन से तंत्र होते हैं, ये सब आपको क्लास 10th में ही पढ़ना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कोशिका की खोज की, है ना। कोशिका की खोज की बात करें तो कोशिकाओं का वास्तविक ज्ञान माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम लोग हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, के आविष्कार के बाद प्राप्त हो सका। सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेजी वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। ये रहे रॉबर्ट हुक, एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये अपना सबसे पहले माइक्रोस्कोप इस तरह से बनाया था। ठीक है, हुक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप में कॉर्क एक ट्री है कि एक पतली काट में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी की छत्ते जैसी कोठरियां पाई। यानी कि इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में क्या किया कि कॉर्क सेल को कॉर्क की कोशिका, है ना, कॉर्क की एक पतली काट को लेकर अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो इस तरह की रचना दिखी, मधुमक्खी की छत्ती जैसी छोटी छोटी कोठरियां दिखी। दिख रहा है ना इसमें चित्र में। इन कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने सेल नाम दिया। इसको क्या, किस नाम से नाम दिया? सेल के नाम से दिया। और इसके बाद भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने अपने खोज इसमें किए। जैसे इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद आए थे आपके
वेन होएक, ल्यूवेन होएक, इन्होंने क्या किया कि सूक्ष्मदर्शी में सुधार किया, इसमें संशोधन किया, यानी कि इसमें लेंस की व्यवस्था में संशोधन किया, इसमें जो लेंस लगते हैं उनकी व्यवस्था में संशोधन किया। और उसके बाद इन्होंने 1674 ईस्वी, यानी कि 65 पहले ये रॉबर्ट हुक, उसके बाद 1674 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले इसमें जीवाणु को देखा, जो मुक्त अवस्था में जो रहते हैं, जो स्वतंत्र पाए जाते हैं, प्रोटोजुआ हुआ, इन सबको सबसे पहले देखा था। ठीक, 1674 ईस्वी में। ठीक, उसके बाद अलग अलग और भी वैज्ञानिक है, जैसे अगर हम बात करें रॉबर्ट ब्राउन की, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन की, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक कोशिका के अंदर गोलाकार एक रचना होती है, जैसे आपको चित्र दिखा देते हैं, जैसे देख रहे हैं ना बीच में ये वाली रचना, ठीक है। तो इन्होंने ही बताया था रॉबर्ट ब्राउनर ने, और इसका नाम उन्होंने क्या रखा था, तो उस समय इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया था, केंद्रक। ठीक है, केंद्रक, यानी कि जिसे हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, समझते हैं ना। तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। ठीक, इसके बाद आपके आए थे पुरकिंजे, ठीक है, पुरकिंजे थे, तो पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में बताया था, और इन्होंने 1839 ईस्वी में केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली, ठीक है, ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली दानेदार सजीव पदार्थ, जिसे हम लोग जीव द्रव के नाम से जानते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, जिसे किस नाम से जानते हैं, जीव द्रव, या प्रोटोप्लाज्मी कहा जाता है, इसको प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, अब उसी उसी तरह 1838 में एक वैज्ञानिक थे, वनस्पति वैज्ञानिक, जिन्हें हम लोग स्लाइडेम, ठीक है, स्लाइडेम के नाम से जानते हैं, स्लाइडेन, ठीक है, स्लाइडेन ने कहा था कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। इन्होंने क्या बताया था कि पादपों का शरीर किसका बनाया जाता है, तो सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है, ये तालाबी शहायत है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना इसमें डिस्कवर किया था, इनके अंदर कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक हुआ आपका, फिर इसके माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे, है ना, ल्यूकोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, ये सब बहुत सारी इसकी रचनाएं हैं, जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा सूक्ष्मदर्शी के बारे में जान लेते हैं, इसमें हम लोग किस तरह से कोशिकाओं को देखते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या होते हैं और किस तरह से ये अपना कार्य करता है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये एक स्केच हो गया, और ये देखिए इस तरह का कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिखता है, दोनों एक ही फिगर है, ठीक है। तो ये आप स्केच देख रहे हैं और ये एक रियल पिक है, ठीक। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग किस तरह से किसी सेल को यानी कोशिका को बड़े आकार में हम लोग देख पाते हैं। समझिए, इसमें सबसे पहले यहाँ से नीचे से शुरू करते हैं। ये देखिए ये आधार है, ये आधार यानी इसका बेस कहलाता है। बेस पे ये इस बेस का काम है कि इस माइक्रोस्कोप को खड़ा करके रखना, यह इस पे खड़ा रह पाता है, ठीक। इसके बेस के बाद यहाँ पे आता है आपका दर्पण। ये दर्पण किस तरह से रहता है, तो ये दर्पण जो इसमें लगा रहता है, ये आपका अवतल दर्पण लगा रहता है। किस तरह का रहता है, अवतल दर्पण इसलिए रहता है, ये दर्पण इसलिए लगाया जाता है कि जब इस पे कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी तो उसका परावर्तन यहाँ संग्राही के अंदर हो पाए, ठीक है, यानी प्रकाश की किरण का परावर्तन संग्राही के अंदर हो पाए, इस तरह से इसको लगाया जाता है। इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इस दर्पण को आप ऊपर नीचे ऐसे देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिया हुआ है, ये लगा हुआ है, इसको ऊपर नीचे जैसे चाहे, ताकि इसमें प्रकाश की किरण अंदर जा सके, संग्राही के अंदर प्रकाश की किरण जा सके, इसलिए इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये अपने हाथ से जिधर से प्रकाश आ रहा है उधर दिखाई देंगे, ताकि परावर्तन संग्राही के अंदर हो सके। लेकिन कुछ आजकल माइक्रोस्कोप जो आ गए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये दर्पण का उपयोग नहीं होता है, उसमें ऑलरेडी पहले से ही लाइट दिया होता है, आप जैसे उसको बोर्ड से जोड़िएगा उसमें बल्ब जलने लगेगा, यानी इसमें रोशनी का प्रवाह होने लगेगा संग्राही के अंदर, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं संग्राही। संग्राही से क्या होती है कि ये परावर्तित होकर दर्पण से आने वाली प्रकाश की किरण इसी के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिया है घूर्णी पेच। घूर्णी पेच जो है यहाँ पे देख रहे हैं घूर्णी पेच,
ये घूर्णी पेच होता है। यह क्या करता है कि ये आर्म्स को यानी कि इसकी भुजा को वो आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको पीछे की तरफ खींच सकते हैं, आगे कर सकते हैं, ठीक। अगला है आपका अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक लेंस क्या होता है? यहाँ देखिए दो तरह के इसमें लेंस लगे होते हैं, है ना। और एक तीन तरह के होते हैं, एक दो और एक इस तरफ यहाँ पे भी होता है, जैसे यहाँ दिखाएगा 1 2 3, तीन तरह के इसमें लेंस रहते हैं। ये अलग अलग क्षमता के होते हैं, 10x 16x, है ना। इस तरह से अलग अलग लेंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है। ये लेंस अलग से आपके दिए हुए रहते हैं, और इसमें जो लगा रहता है, इसमें जो लगा हुआ लेंस होता है वह 100x, है ना, 100x और 450x तक, मतलब कि किसी वस्तु को 450 गुना बड़ा करके दिखा सकता है, इस तरह से इसमें लगा रहता है, ठीक। अगला बात करते हैं ये भुजा। भुजा होता है, आर्म्स होता है, ये पकड़ने के लिए होता है, ठीक है। हाथ से आप इसको पकड़ के इधर आगे पीछे इसी पे ये सब खड़े रहते हैं। इस भुजा पे से ही कौन जुड़ा रहता है? ये जितने भी ऊपर के भाग देख रहे हैं लेंस से ऊपर के, ठीक है, ये सारे इसी पे अड़े हुए रहते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से लेंस बन के, अब देखिए ये लेंस जो होता है अभिदृश्यक लेंस, यहाँ रोटेट कर सकते हैं, इसको आप एडजस्ट करते हैं, इसको जैसे भी घुमाइएगा ये घुमाकर इसको क्या कर सकते हैं, तो इसके सामने, ठीक है, यहाँ जो दिख रहा है ना, यहाँ पे ये संग्राही से जो आ रहा है यहाँ तक, ये इसके सामने आ सकता है, इसको रोटेट किया जा सकता है, ठीक। अगला है आपका सूक्ष्म संयोजक पेज। सूक्ष्म संयोजक पेज क्या होता है? सूक्ष्म संयोजक पेज से हम लोग इमेज को फाइन करते हैं, यानी कि इसमें जो दिखने वाले कोशिकाओं की आकृति रूप जो होता है उसको फाइन करते हैं, उसको फ्रेश देखने के लिए इसको घुमाया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसको फाइन फोकस कहते हैं। और ये अगला है इसके ऊपर देह नलिका। देह नलिका क्या है कि यहाँ लेंस से जो प्रतिबिंब अंदर की ओर बन रहा है वो आगे होकर देह नलिका से ही होकर यहाँ पे आता है नेत्रिका लेंस के पास। नेत्रिका लेंस से हम लोग यहीं से देखते हैं, ना, ठीक है। यहीं से हम लोग आंख से इसमें यहाँ से आप किसी वस्तु को देख, यहाँ पे भी लेंस लगाए जाते हैं। यहाँ लेंस जो लगता है 10x और 16x के लगाए जाते हैं ऊपर नेत्रिका लेंस में, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं सूक्ष्म समायोजन पेज के बारे में। तो ये फाइन फोकस कहा जाता है। ये जो होता है स्क्रू फोकस होता है। स्क्रू फोकस यानी कि इसको कहते हैं प्रारंभिक समायोजन पेज। इसमें क्या किया जाता है कि इसको रोटेट करने पे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देह नलिका, ये जो है लेंस के साथ ये ऊपर नीचे होती है, ठीक है। ये टोटल भाग इसको घुमाने से ये ऊपर नीचे खिसकता है, ऊपर नीचे खिसकता है। ये स्क्रू फोकस होता है। फोकस एडजस्ट किया जाता है ताकि इसका प्रतिबिंब जो है, यानी कि इसमें जो आपका जो ये देख रहे हैं, इसमें जो कोशिका देख रहे हैं उसको बड़ा छोटा, ताकि सही से एडजस्ट करके उसमें प्रतिबिंब आपको दिख सके, इसलिए इसका उपयोग होता है। और इससे उस प्रतिबिंब को फाइन किया जाता है, ठीक। तो यहाँ से आपको सूक्ष्मदर्शी के बारे में क्लियर जानकारी मिल गई, ये किस तरह से कार्य करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस स्तर पे यहाँ पे देखिए दो क्लिप रहते हैं, ठीक है, दो क्लिप रहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे स्लाइड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी कोशिका को लेते हैं और उसको यहाँ पे इस क्लिप से दबा देते हैं, दोनों क्लिप से दबा देते हैं, और उसका प्रतिबिंब उसका जो इमेज होता है हम लोग उसका बहुत बड़ा करके देखते हैं। देख रहे हैं ना, 450 गुना, 100 गुना, ऐसे करके बड़ा करके, और इसमें ऊपर यहाँ लेंस लग जाता है, तो उसको क्या कर देता है 10x, यानी कि 10 इंटू 100 यानी 1000 गुना बड़ा तक वो प्रतिबिंब आपको दिखाई देने लगता है उस कोशिका का। तो इसलिए वो आपको ज्यादा बड़ा नजर आता है, और ऐसे बहुत छोटा आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ऐसे तो आपको उसमें अंदर अंदर के भाग नहीं दिख पाएंगे, लेकिन इसके सहायता से हम लोग माइक्रोस्कोप की सहायता से अंदर के पार्ट्स को भी देख पाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ से सूक्ष्मदर्शी का उपयोग आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया, ये समझ गए यहाँ से। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आगे हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें।